दोस्तों कहते हैं प्यार इंसान की जिंदगी बदल देता है। लेकिन क्या हो अगर यही प्यार हमें गुनाह, शर्म और गिल्ट की गहराइयों में ले जाए। आज हम बात करने वाले हैं 2008 में बनी एक ऐसी फिल्म जिसने लाखों दिलों को झकझोर दिया। इस कहानी में एक लड़के का रिश्ता बनता है एक रहस्यमयी औरत से, और वही रिश्ता उसकी पूरी जिंदगी की दिशा बदल देता है। तो आइए शुरू करते हैं द रीडर 2008 की कहानी। मूवी स्टार्ट होती है 1958 के वेस्टर्न जर्मनी से। माइकल नाम का 18 साल का लड़का अपने घर जा रहा होता है। अचानक बारिश शुरू हो जाती है और उसकी तबीयत खराब हो जाती है। माइकल एक अपार्टमेंट के दरवाजे के बाहर रुकता है और वहाँ पर उल्टी कर देता है। तभी हैना नाम की एक औरत वहाँ आती है जो उसी बिल्डिंग में रहती थी और वो पेशे से एक कंडक्टर थी। माइकल की हालत को देखकर वो उसकी मदद करती है। हैना धीरे से माइकल का मुंह साफ करती है और जैसे ही माइकल रोने लगता है वो उसे गले लगा लेती है और उसे दिलासा देती है। जब माइकल शांत हो जाता है तो हैना उसे घर पहुंचाने में मदद करती है। बाद में माइकल अपने परिवार के साथ लंच कर रहा होता है। उसके पिता उसकी खराब हालत को देखकर एक डॉक्टर को बुलाते हैं। डॉक्टर कहता है कि माइकल को स्कारलेट फीवर है और उसे अगले 3 महीनों तक घर में आराम करने की सलाह देता है। महीनों की रिकवरी के बाद माइकल आखिरकार ठीक महसूस करता है। वो पूरी तरह से ठीक हो जाता है और वो अपनी माँ से उस दयालु औरत के बारे में बताता है जिसने उस दिन उसकी मदद की थी। माइकल की माँ उससे कहती है कि उसे उस औरत का शुक्रिया अदा करना चाहिए। उनकी सलाह मानकर माइकल फूलों का एक गुलदस्ता खरीदता है और हैना के घर पर जाता है। जब हैना दरवाजा खोलती है तो वो पूछती है कि अब उसे कैसा महसूस हो रहा है। माइकल उसे बताता है कि वो ठीक है और माइकल हैना को फूल देता है। जैसे ही माइकल जाने के लिए मुड़ता है, हैना उसे बताती है कि वो भी काम पर जा रही है और हैना माइकल को दूसरे कमरे में उसका इंतजार करने को कहती है। हैना जब अपने कपड़े बदल रही होती है तो माइकल उसे चुपके से देखता है, लेकिन जब हैना माइकल को घूरते हुए देखती है तो वो शर्मिंदा हो जाता है और डर कर वहाँ से भाग जाता है। अगले दिन माइकल हैना को काम पर एक सवारी की बस टिकट काटते हुए देखता है। माइकल को लगता है कि उसे हैना से माफी मांगनी चाहिए, इसीलिए वो दोबारा हैना से मिलने का फैसला करता है। माइकल हैना के घर जाता है और तभी हैना काम से घर लौटती है। हैना माइकल को नीचे से एक बाल्टी कोयला लाने को कहती है। माइकल कोयला ऊपर लाता है और उसका चेहरा और कपड़े खराब हो जाते हैं। ये देखकर हैना उसे नहाने के लिए कहती है। हैना माइकल को अपने बाथरूम में ले जाती है और उसके गंदे कपड़े उतारने में उसकी मदद करती है। इसके बाद हैना भी अपने कपड़े उतार देती है और माइकल को सेड्यूस करने लगती है। माइकल जो पहले से ही उसकी ओर आकर्षित था, ये मौका नहीं छोड़ता और उसे किस करने लगता है। माइकल और हैना इंटीमेट होते हैं। इसके बाद माइकल अपने घर चला जाता है और रात का डिनर अपनी फैमिली के साथ करता है। माइकल के पिता उससे पूछते हैं कि वो कहाँ था। माइकल झूठ बोलता है कि वो अपना रास्ता भटक गया था। अगले दिन स्कूल के बाद माइकल सीधा हैना के घर जाता है और ये दोनों साथ में समय बिताते हैं। माइकल और हैना इंटीमेट होने का कोई भी मौका नहीं छोड़ते। जैसे जैसे दिन बीतते हैं माइकल खुद को हैना के ख्यालों में पूरी तरह से खोया हुआ पाता है। माइकल अब हर दिन स्कूल खत्म होने का बेसब्री से इंतजार करता है ताकि वो हैना के साथ इंटीमेट हो सके। माइकल उसकी उम्र की लड़कियों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता। हैना के घर उसका आना जाना रोजमर्रा की बात हो जाती है और जल्द ही दोनों एक दूसरे के प्यार में पड़ जाते हैं। एक दिन साथ समय बिताते हुए हैना माइकल से पूछती है कि वो स्कूल में क्या पढ़ता है। जवाब में माइकल अपने बैग से एक बुक निकालता है और हैना को कहानी सुनाना शुरू करता है। हैना को उसकी बातें सुनना इतना अच्छा लगता है कि यह उनकी मुलाकातों का एक नियमित हिस्सा बन जाता है। माइकल को ये बात नहीं पता थी कि हैना अनपढ़ थी, वो पढ़ लिखना नहीं जानती थी। एक दिन माइकल उसी ट्रेन में सफर करता है जिसमें हैना काम करती थी। जब हैना माइकल को वहाँ पर देखती है तो उसे उस पर काफी गुस्सा आता है। वो नहीं चाहती थी कि उनके रिश्ते के बारे में किसी को पता चले, इसीलिए हैना माइकल को पूरी तरह से इग्नोर कर देती है। माइकल ये देखकर काफी परेशान हो जाता है और इसके बाद माइकल हैना के घर पर जाता है। माइकल हैना से पूछता है कि उसने उसे इग्नोर क्यों किया। हैना उसे बताती है कि उन्हें पब्लिक प्लेस में एक कपल की तरह बिहेव नहीं करना चाहिए। इससे माइकल और हैना के बीच में बहस शुरू होती है, लेकिन लास्ट में माइकल माफी मांगता है और हैना भी उसे माफ कर देती है। कुछ दिनों बाद माइकल हैना से पूछता है कि क्या वो उसके साथ साइकिल ट्रिप पर चलेगी। हैना उसके साथ चलने के लिए मान जाती है। अपनी साइकिल ट्रिप के लिए पैसे जुटाने के लिए माइकल अपना बेशकीमती पोस्टल टिकट की कलेक्शन को बेच देता है और थोड़े बहुत पैसे इकट्ठा कर लेता है। अगले दिन माइकल और हैना अपनी 2 दिन की साइकिल ट्रिप पर निकल पड़ते हैं। ट्रिप के दौरान ये काफी एंजॉय करते हैं। ये घूमते फिरते हैं, डांस करते हैं और कई जगहों पर रुकते हैं। दूसरे दिन ये लोग एक चर्च में जाते हैं, लेकिन चर्च में जाते ही हैना अचानक से शांत और दूर हो जाती है। हैना एक कोने में बैठकर रोने लगती है। माइकल हैना की आंखों में उदासी देखता है, लेकिन इसके पीछे का कारण उसे समझ नहीं आता। हैना को रोते देख माइकल को चिंता होती है, लेकिन वो उससे कोई सवाल नहीं पूछता। अपनी ट्रिप पूरा करने के बाद ये घर लौट जाते हैं। साथ में इतना समय बिताने से उनका रिश्ता और भी मजबूत हो जाता है और एक दूसरे के लिए उनकी फीलिंग्स और भी गहरी हो जाती है। इसी बीच स्कूल में एक लड़की माइकल को पसंद करने लगती है, लेकिन माइकल की नजरें सिर्फ हैना पर ही टिकी रहती है। माइकल उस लड़की पर कोई भी ध्यान नहीं देता और उसे पूरी तरह से इग्नोर कर देता है।
लगभग इसी समय हैना को काम पर प्रमोशन मिल जाता है, लेकिन खुश होने के बजाय वो उदास हो जाती है। प्रमोशन का मतलब था कि उसे दूसरे शहर में जाना होगा और जाने का ख्याल उसे परेशान करता है। एक दिन माइकल के स्कूल के दोस्त उसके लिए बर्थडे पार्टी का इंतजाम करते हैं, लेकिन उस पार्टी में शामिल होने के बजाय माइकल हैना से मिलने के लिए चला जाता है। माइकल देखता है कि हैना काफी उदास है। माइकल और हैना के बीच बहस हो जाती है, लेकिन बाद में माइकल हैना से माफी मांगता है और वो सुलह कर लेते हैं। उस रात ये दोनों इंटीमेट होते हैं, इस बात से अनजान कि साथ में ये इनकी आखिरी रात होगी। अगली सुबह माइकल एक खाली घर में उठता है। जब माइकल हैना को ढूंढता है तो उसे एहसास होता है कि हैना वहाँ से जा चुकी है। माइकल का दिल टूट जाता है, वो पूरी तरह से अकेला रह जाता है। हैना के शहर छोड़कर चले जाने से माइकल काफी परेशान रहता है। अब कहानी आती है 1 साल बाद, 1966। माइकल अब एक लॉ स्कूल का छात्र है। वकील बनने के लिए और अपने सपने को पूरा करने के लिए वो मन लगाकर पढ़ाई करता है और कॉलेज के ही हॉस्टल में रहता है। एक दिन उसके प्रोफेसर स्टूडेंट्स के एक ग्रुप को अदालत के एक विशेष सेमिनार में भाग लेने के लिए ले जाते हैं। वहाँ उन्हें एक असली मुकदमे का एक्सपीरियंस कराते हैं। जैसे ही कार्रवाई शुरू होती है, जज एक नाम बोलता है। ये नाम सुनकर माइकल चौंक जाता है, क्योंकि ये नाम था हैना का। माइकल दंग रह जाता है। माइकल हैना को अदालत में देखता है और सोचता है कि उस पर क्या आरोप लग रहा है। दरअसल हैना सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान एक एसएस गार्ड थी। जिस कैंप में हैना काम करती थी वहाँ यहूदी कैदियों को रखा जाता था, खासकर महिलाओं को, और यहाँ पर सिर्फ महिला एसएस गार्ड तैनात थी और हैना भी उसी में से एक गार्ड थी। हैना और बाकी गार्ड्स के खिलाफ मामला काफी गंभीर था। हैना पर अपने साथी गार्ड्स के साथ मिलकर 300 यहूदी महिलाओं और बच्चों को एक जलते हुए चर्च में मरने देने का आरोप था, जबकि वे उन्हें बचा सकते थे। क्योंकि हैना सुपरवाइजर के पद पर थी, इसीलिए अदालत उससे जवाब मांगती है। जज हैना से पूछता है कि वो एसएस गार्ड में क्यों शामिल हुई और क्या किसी ने उसके फैसले को प्रभावित किया था। हैना ने शांति से जवाब दिया कि वो सिर्फ एसएस में शामिल इसीलिए हुई थी क्योंकि उसे पता चला था कि उस समय ये लोग महिलाओं को काम पर रख रहे थे। ये सुनकर मुकदमा स्थगित कर दिया जाता है और माइकल अपने लॉ स्कूल लौट जाता है। जो कुछ उसने देखा उससे वो काफी परेशान होता है। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि वही औरत जिसे वो कभी जानता था, जिसने उसकी देखभाल की थी, जिसने उस पर दया दिखाई थी, वही इतने बड़े क्राइम में शामिल हो सकती है। अगले दिन मुकदमे में जज हैना को एक किताब देता है। इस किताब में चर्च की घटनाओं और एक जिंदा बची लड़की एलेना की कुछ कहानी थी। एलेना और उसकी माँ इस घटना में जिंदा बच गए थे और बाद में उन्होंने हैना और उसकी सुरक्षा में तैनात अन्य महिलाओं के खिलाफ मामला दर्ज कराया था। घटना वाले दिन हैना के साथ और 5 महिलाओं की ड्यूटी थी, लेकिन ये 5 महिलाएं खुद को बचाने के लिए हैना को दोषी ठहराती है। हालांकि हैना आरोपों को स्वीकार करने से मना कर देती है और खुद को निर्दोष बताती है। फिर एलेना को गवाही देने के लिए बुलाया जाता है। वो पुष्टि करती है कि उस दिन सभी महिलाएं मौजूद थी। जज हैना की ओर मुड़ते हैं और उसे बताते हैं कि घटना के दौरान वो वहाँ की प्रभारी थी और उन्होंने ही आधिकारिक रिपोर्ट लिखी थी। लेकिन हैना इससे भी इनकार कर देती है और कहती है कि सभी महिलाओं ने मिलकर ये रिपोर्ट लिखी थी, और हैना कहती है कि वो प्रभारी भी नहीं थी। हालांकि जज बताते हैं कि रिपोर्ट पर उनके हस्ताक्षर भी हैं। हैना ये सुनकर हिल जाती है और कहती है कि ये साइन उसके नहीं हैं। सच्चाई साबित करने के लिए जज उसे एक पेज पर साइन करने को कहते हैं, ताकि दोनों साइनों को आपस में मिलाया जा सके कि वो एक ही इंसान के हैं या नहीं। लेकिन ये सुनकर हैना हिचकिचा जाती है और उसके चेहरे पर डर साफ दिखता है। उसी पल माइकल को इस बात का एहसास होता है कि हैना अनपढ़ है। इस खुलासे से पता चलता है कि उसने हमेशा माइकल को उसे पढ़कर सुनाने के लिए क्यों कहा था। उसने बस कंडक्टर के पद पर प्रमोशन होने के बाद डेस्क जॉब क्यों नहीं ली, और यहाँ तक कि उसने एसएस की नौकरी क्यों ली। हैना ने पूरी जिंदगी अपनी अनपढ़ता को छिपाया था और अब अदालत के सामने इसे एक्सेप्ट करने के बजाय वो सारा दोष अपने ऊपर ले लेती है। जज फिर उससे पूछता है कि जिस दिन चर्च में आग लगी थी उस दिन उसने कैदियों को क्यों नहीं बचाया। हैना जवाब देती है और कहती है कि उन्होंने अपने सीनियर्स के ऑर्डर का पालन किया। अगर उन्होंने दरवाजे खोल दिए होते तो कैदी वहां से भाग जाते, और अगर ऐसा होता तो वहां पर मौजूद गार्ड्स को पनिशमेंट मिलती। अगले दिन माइकल हैना से मिलने के लिए जेल जाता है। वो इंतजार कर रही है, उम्मीद कर रही है कि कोई आएगा, लेकिन उसे जरा भी अंदाजा नहीं है कि माइकल पास ही है। हालांकि जब माइकल बाहर खड़ा होता है वो अपनी भावनाओं से जूझता है और उसका सामना करने में असमर्थ वो मुड़ता है और हैना से बिना मिले वहां से चला जाता है। अगले मुकदमे में फैसला सुनाया जाता है। हैना को उम्र कैद की सजा मिलती है, जबकि उसकी साथी गार्ड्स को कुछ ही सालों की सजा मिलती है। जैसे ही माइकल ये सुनता है वो रोने लगता है। सच्चाई दबी रहती है। हैना अपनी मर्जी से नहीं बल्कि हताशा में एसएस में शामिल हुई थी। आग लगने वाले दिन सभी महिलाएं डरी हुई थी। हैना चर्च के दरवाजे खोलकर कैदियों को आजाद करना चाहती थी, लेकिन सजा के डर से बाकी महिलाओं ने उसे रोक दिया था। अंत में उनमें से किसी ने भी कुछ करने की हिम्मत नहीं की, जिसके परिणाम स्वरूप कैदियों की दुखद मौत हो गई थी। अब कहानी आती है कुछ साल बाद। माइकल अपने लॉ स्कूल से डिग्री हासिल कर लेता है और एक सफल वकील बन जाता है। माइकल शादी करता है और उसकी बेटी भी होती है। हालांकि उसकी शादी ज्यादा समय तक नहीं टिकती और अंत में उसे तलाक लेना पड़ता है। माइकल अपनी बेटी से भी अलग रहता है और कभी कभार उससे मिलता है, लेकिन उसका जीवन अधूरा सा लगता है।
सब कुछ होने के बावजूद माइकल हैना को कभी भुला नहीं पाता। हैना की यादें माइकल के दिलों में बसी रहती है और वो अक्सर उन किताबों को दोबारा पढ़ता है जो उसने उसे कभी सुनाई थी। इसी बीच हैना जेल में रहती हुई बूढ़ी हो जाती है। उसका चेहरा जर्जर हो गया है और उसके बाल भी सफेद हो गए हैं। एक दिन माइकल हैना को एक गिफ्ट भेजने का फैसला करता है। माइकल किताब को पढ़ते हुए अपनी वॉइस रिकॉर्ड करता है और वो कैसेट हैना को जेल में भेज देता है, वो भी एक टेप रिकॉर्डर के साथ। हैना को एक पैकेज मिलता है और वो उसे खोलती है। काफी कोशिश के बाद हैना उस रिकॉर्डर को चलाती है। जैसे ही वो प्ले बटन दबाती है, माइकल की आवाज कमरे में गूंजने लगती है और इतने सालों बाद माइकल की आवाज सुनकर हैना भावनाओं में बह जाती है। इसके बाद माइकल उसे रिकॉर्ड किए गए टेप भेजता रहता है। हर एक टेप पहले की तरह कहानियों से भरा था। इन रिकॉर्डिंग से प्रेरित होकर हैना जेल की लाइब्रेरी से किताबें इस्तेमाल करके खुद को पढ़ना लिखना सिखाती है और काफी कोशिश के बाद माइकल को लेटर भी लिखने लगती है। हैना इन लेटर्स के जवाब का इंतजार करती है, लेकिन माइकल कभी हैना को कोई लेटर नहीं लिखता। माइकल बस हैना को ऑडियो टेप भेजता रहता है। एक दिन जेल की वार्डन माइकल को फोन करके बताती है कि हैना पैरोल पर रिहा होने वाली है। वो जेल में 20 साल से ज्यादा काट चुकी है। वार्डन बताती है कि हैना के पास लौटने के लिए कोई भी परिवार या घर नहीं है। उसे किसी ऐसे व्यक्ति की जरूरत होगी जो उसे समाज में वापस स्थापित होने में मदद करे। वार्डन कहती है कि हैना सिर्फ माइकल को ही जानती है, इसीलिए वार्डन माइकल से कहती है कि उसे हैना के लिए काम और घर ढूंढना चाहिए ताकि वो एक नई जिंदगी की शुरुआत कर सके। अगले दिन माइकल हैना से मिलने के लिए जेल में जाता है। उसे देखकर हैना का चेहरा खुशी से चमक उठता है। माइकल हैना को बताता है कि उसने उसके लिए घर और नौकरी का इंतजाम कर लिया है। हैना माइकल से पूछती है कि क्या वो शादीशुदा है। माइकल कहता है कि हाँ, मैं शादीशुदा हूँ और उसकी बेटी भी है। माइकल हैना को ये भी बताता है कि अब उसका तलाक हो चुका है। हैना को एहसास हो जाता है कि माइकल उससे दूरी बनाने की कोशिश कर रहा है। हैना उसके साथ अपने पास्ट के बारे में बात भी करना चाहती थी, लेकिन माइकल टॉपिक को बदल देता है। माइकल कहता है कि एक हफ्ते बाद वो हैना को लेने आएगा और रिहाई के बाद उसे अपने साथ ले जाएगा। माइकल के जाने के बाद हैना की सेल में एक सन्नाटा छा जाता है। उस रात हैना अपने पास्ट में किए गए क्राइम से परेशान होकर एक दिल दहला लेने वाला फैसला लेती है और अपने सेल में फांसी लगाकर आत्महत्या कर लेती है। एक हफ्ते बाद माइकल जब हैना को लेने के लिए जेल में जाता है तो उसे वार्डन बताती है कि हैना ने तो एक हफ्ते पहले आत्महत्या कर ली थी। माइकल को हैना के सेल में एक पैसों से भरा डिब्बा मिलता है जिसमें एक लेटर था। हैना रिक्वेस्ट करती है कि ये पैसे उस चर्च की आग में जिंदा बची बच्ची को दे दिए जाएं और यही हैना की लास्ट विश थी। माइकल उसकी अंतिम इच्छा पूरी करता है और एलाना से मिलने के लिए अमेरिका जाता है। माइकल हैना के बारे में एलाना को सब कुछ बता देता है और फिर उसे वो पैसों से भरा डब्बा देता है, लेकिन एलेना इस पैसे को लेने से मना कर देती है। माइकल कहता है कि एलेना ये पैसे उन यहूदी संगठन को दान में दे दे जो बच्चों को पढ़ना लिखना सिखाते हैं। एलेना मान जाती है और ये पैसे उन्हें डोनेट कर देती है जो ज्यूज के बच्चों को पढ़ना लिखना सिखाते थे। साल बीतते हैं और कहानी आती है 1995 में। माइकल अपनी बेटी से फिर मिलता है और उसे एक चर्च में ले जाता है। ये वही चर्च था जहाँ पर वो हैना के साथ अपनी साइकिल ट्रिप के दौरान आया था। वहाँ खड़े होकर वो अपनी बेटी को हैना के बारे में सब कुछ बताता है। लास्ट में ये लोग हैना की कब्र पर जाते हैं जहाँ माइकल चुपचाप उन सभी बातों को विचार करता है जो उसके साथ हुई थी और इसी के साथ ये कहानी खत्म हो जाती है।